दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सूर्यकांत। आज हम जानेंगे अस्थमा की पहचान, उपचार और बचाव के बारे में। दोस्तों, अस्थमा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है जिसका नाम है एस्थेमिनोस। उसका मतलब होता है कि पेंटिंग या हाँफना। तो नाम से ही स्पष्ट है कि दोस्तों सांस का मरीज यानी कि अस्थमा का मरीज जो है वो हाँफता है या उसकी सांस फूलती है। हमारे देश में लगभग 3.5 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं और दुनिया के लगभग 10 से 12% अस्थमा के रोगी हमारे देश में रहते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात क्या है कि 46% जो अस्थमा के कारण मौतें होती हैं वो हमारे देश में होती हैं। दोस्तों, बीमारी है दुनिया की सिर्फ 12%, लेकिन मौत हो रही है 40 यानी 46%। हम कह सकते हैं कि दुनिया का हर दूसरा अस्थमा का रोगी की जो मौत है वो भारत में हो रही है। ये बहुत ही विचित्र है। हमारे देश में अस्थमा को लोग ये नहीं समझते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जिसको पूरी तरह से काबू में पाया जा सकता है। अस्थमा का व्यक्ति जीवन वैसे ही व्यतीत कर सकता है जैसा कोई स्वस्थ व्यक्ति। ये सामाजिक भ्रम है। लोग कहते हैं दमा है तो दम के साथ ही जाएगा। भाई, ऐसा नहीं है। अब जमाना बदल गया है। अस्थमा का इलाज करिए, आप सब वो ऊंचाई जीवन की छू सकते हैं जो किसी बड़े व्यक्ति ने छुई है। आप अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, आप सौरभ गांगुली बन सकते हैं, आप प्रियंका चोपड़ा बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, पीटी उषा बन सकते हैं। ये सब नाम मैंने क्यों लिए? क्योंकि इन सबको अस्थमा है और इन सब ने लगभग अपने पब्लिक डोमेन में एक्सेप्ट किया है। प्रियंका चोपड़ा का तो वायदा वीडियो है, आप देख लीजिए यूट्यूब पे। एक मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा, प्रियंका चोपड़ा जी कहती हैं कि मैं उनको बधाई देता हूँ, साहस देता हूँ। उन्होंने ऐसा वीडियो डाला। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल की थी तब से मुझे अस्थमा हो गया और तब से मैं बराबर इनहेलर ले रही हूँ और रेगुलर ले रही हूँ, और इसी कारण मैं जीवन में जो बन पाई वो इसके कारण बन पाई कि मैं अस्थमा का इलाज नियमित करती रही, इनहेलर नियमित करती रही। तो दोस्तों, आप ये वीडियो प्रियंका चोपड़ा का जरूर देखें और उनसे प्रेरणा लें कि आप भी जीवन में वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। अब हम जानते हैं कि अस्थमा की पहचान कैसे करें। तो 2/3 मामले अस्थमा के बचपन से शुरू होते हैं। और बचपन में जिस बच्चे को सर्दी जुकाम जल्दी हो रहा है, खांसी आ रही है, भोर के समय ज़्यादा खांसी आ रही है, खेलने जाता है तो सांस फूल जाती है, कभी पसली चल जाती है, ये अस्थमा हो सकता है। इसकी जांच जरूर करें। नाक की एलर्जी को, जुकाम सर्दी को साधारण में मत लें। 3 में से 1 व्यक्ति जिसको नाक की एलर्जी है वो आगे चल के अस्थमा का मरीज बन सकता है। दोस्तों, अस्थमा की जांच के लिए 5 जांचें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो करानी चाहिए। 2 खून की जांच जिसमें एक सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, दूसरा सीरम आईजी यानी सीरम इम्यूनोग्लोबिन ई, सीरम आईजीई, और 2 एक्सरे यानी नाक और साइनस का एक्सरे और चेस्ट का एक्सरे। नाक और साइनस का एक्सरे क्योंकि 80% अस्थमा के मामले में एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस होती है, इसलिए नाक का एक्सरे जरूर कराना चाहिए। और 100%, लगभग 99% मामलों में जब तक कोई अस्थमा का कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, एक्सरे चेस्ट का नॉर्मल होता है। और 5वीं जांच है पीएफटी यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो कंप्यूटराइज मशीन होती है। उससे हम जानते हैं फेफड़े की कार्यक्षमता यानी फेफड़ा हमारा कितना मजबूत है। और फिर इनहेलर देके आपकी दोबारा जांच की जाती है और पता चलता है कि 1 डोज इनहेलर से कितना अस्थमा की कार्यक्षमता में बदलाव आया, यानी पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो जब हम सिद्ध कर देते हैं कि अस्थमा में इनहेलर से फायदा हो रहा है, उसके बाद ही इनहेलर चिकित्सा आपको दी जाती है ज़्यादातर केसेस में। तो दोस्तों, हम एक नज़र डाल लेते हैं कि अस्थमा की जो नलियां हैं सांस के मरीज की, उसमें क्या ऐसा हो जाता है कि वो सांस फूलने लगती है। तो आइए हम चलते हैं, इस चित्र को आपको दिखाते हैं। इस पर लिखा है अंडरस्टैंडिंग अस्थमा। ये फेफड़ा है, 2 फेफड़े होते हैं, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग, बीच में एक दिल होता है। अब हम बात करेंगे सांस की नलियों की। तो सांस की नलियों का कट सेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल सांस की नली है जिसमें सांस आती है जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन की शुरुआत होती है पहली सांस से, अंत होता है अंतिम सांस से, और हम सांस के कारण ही जिंदा हैं। हम 25,000 बार सांस 24 घंटे में लेते हैं। 500 लीटर ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए, जो हमें वातावरण से मिलती है। तो ये ऑक्सीजन इसी सांस की नली से आती जाती है। अब अगर इस सांस की नली में सूजन आ जाए, सिकुड़न आ जाए और म्यूकस भर जाए, तो जब आप देखिए सांस लेने का कहीं मार्ग ही नहीं बचा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी शरीर में? इसीलिए सांस फूल जाती है अस्थमा के मरीज की। कब फूल जाती है? एक तो मैंने कहा जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है, यानी पैदाइशी रूप से सांस की नलियां अति संवेदनशील हैं। और जब ये कभी धूल, धुआं, गर्दा या किसी एलर्जी के कारक के संपर्क में आती हैं तो सांस फूल जाती है। तो कौन से ऐसे कारक हैं जिनके कारण सांस फूल जाती है? तो दोस्तों, घर के अंदर अगर गंदगी होगी, जाला होगा, सीलन होगी,
डस्ट बहुत होगी तो आपके अस्थमा की सांस फूल जाएगी और अस्थमा का अटैक भी पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप होली, दिवाली, ईद, बकरीद सफाई कर रहे हैं तो डस्ट उड़ेगी, या आप पुरानी अलमारी की सफाई कर रहे हैं जिसमें पेपर डस्ट है उससे गंदगी उड़ेगी, या आपने पेंट किया है घर और लकड़ी दरवाज़ों को तो उससे जो खुशबू निकलती है तेज, उससे भी सांस फूल सकती है, अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का धुआं, चाहे वो अगरबत्ती का हो, धूप बत्ती का हो, हवन का धुआं हो, कछुआ छाप अगरबत्ती का हो, इन सब का धुआं हो, या भट्टी का हो, भट्टे का हो, चिमनी का हो, कहीं का भी धुआं हो, बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, कोई भी तरह का धुआं करता हो, आप अगर परचून की दुकान में काम करते हैं तो वहाँ गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, बाजरा सब रखा हुआ है, आटा रखा हुआ है, उसकी सबकी ग्रेन डस्ट निकलती है, उससे भी सांस फूल सकती है। गाँव के लोग अभी ये इस मौसम जो चल रहा है वो थ्रेशर का चल रहा है, यानी कटाई हो रही है, तो अगर आप जहाँ कटाई हो रही है गेहूं का, अगर किसान भाई चले जाएंगे तो उनकी सांस फूल जाएगी, अस्थमा का अटैक पड़ जाएगा। जिस कमरे में आपने गेहूं के बोरे रखे हैं, जहाँ पर आपको पुआल यानी भूसा रखा है, उस कमरे में आप चले जाएंगे तो आपकी सांस फूल जाएगी, अस्थमा का अटैक पड़ जाएगा। तो ये सब कारक होते हैं। घर में आपने अगर जानवर पाल रखे हैं, यानी घर को आपने घर न बना के जानवर का बाड़ा बना दिया है, या चिड़ियाघर बना दिया है, बहुत सारे पक्षी पाल लिए हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, तोता है, वगैरह वगैरह, तो इन सब से भी एलर्जी के तत्व निकलते हैं और इनसे भी सांस की फूल जाती है। दोस्तों, गर्मी का समय है, कूलर चल रहा है, रोज़ सफाई नहीं होती है, तो उसके कारण भी अस्थमा के मरीज की सांस फूल जाएगी। तो ये तो रहे दोस्तों, तनाव है आपको तो भी सांस फूल जाएगी। घर में कोई गृहिणी है और उससे झाड़ू लगा ली तो उसकी सांस फूल जाएगी। तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि भाई पल्लू से 3-4 परत करके साड़ी के पल्लू से और या दुपट्टे से आप नाक मुंह ढक लीजिए, तब झाड़ू लगा सकती हैं। या अगर घर में 2 लोग हैं झाड़ू पोंछा करने वाले, तो जो अस्थमा का रोगी है वो झाड़ू न लगाए, वो पोंछा लगा ले, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो झाड़ू लगा ले। घर में इसी तरह 2 महिलाओं को खाना बनाना पड़ रहा है, तो अस्थमा का रोगी सब्जी काट ले और जिसको अस्थमा नहीं है वो छौंक लगा ले। छौंकेंगे तो अस्थमा के रोगी की सांस फूल जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह आप कार्य जहाँ पर करते हैं वहाँ पर धूल धुआं करता है किसी तरह का, तो भी आपकी सांस फूल जाएगी, अस्थमा का अटैक पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा खुशी या गम का कोई माहौल है तो भी आपकी सांस फूल सकती है अस्थमा के रोगी की। तो ये सब मैंने बताया कि कैसे पहचान करें, कौन सी जांच करें, 5 जांचों के बारे में बताया, लक्षणों के बारे में बताया, कौन कौन से कारक होते हैं यानी ट्रिगर होते हैं जिनसे कि अस्थमा अटैक पड़ने की संभावना, वो मैंने बताया। अब आप चलते हैं उपचार पर। तो इनहेलर चिकित्सा ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। वो मैं क्यों कहता हूँ, उसके कारण है। इनहेलर और गोली में अंतर सुनिए। कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर सूर्यकांत हमें गोली लिख दीजिए, हमें इनहेलर सूट नहीं करता। सूट सबको करता है, बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल स्टिग्मा है, समाज में दुष्प्रचार किया गया है कि इनहेलर आखिरी इलाज है, लत पड़ जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इनहेलर अमिताभ बच्चन पिछले 60 साल से ले रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने तो खुद अपने वीडियो में एक्सेप्ट किया है कि वो 25-30 साल से इनहेलर ले रही हैं। तो इनको कोई लत पड़ी, इनको कोई बुरा साइड इफेक्ट दिखा? कुछ नहीं हुआ। तो हम कहते हैं कि इनहेलर की दवा जो होती है वो माइक्रोग्राम में होती है, मात्रा उसकी, जब आप स्प्रे करते हैं या मशीन कैप्सूल वाला खींचते हैं। और गोली जो होती है वो मिलीग्राम में होती है। और मैं आपकी गणित की ज्ञान बढ़ाते हुए आपको बताता हूँ कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम। 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इनहेलर की दवा कितनी कम होती है। दूसरी बात, इनहेलर जो जाता है वो सीधे सांस की नलियों में जाता है, गोली पेट में जाती है, पेट से पच के ब्लड में जाती है, ब्लड से सब अंगों में जाती है। फेफड़े की दवा है तो फेफड़े में इफेक्ट करती है, और जब ब्रेन, किडनी, लिवर और बोन में जाती है तो वहाँ साइड इफेक्ट करती है। अब दोस्तों, तीसरी और अंतिम बात कि इनहेलर से फायदा होता है 3 मिनट में और गोली से फायदा होता है 30 मिनट में। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि आप गोली लेना पसंद करेंगे या इनहेलर लेना पसंद करेंगे। एक बात। दूसरी बात, आपको अस्थमा के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कंट्रोल करना जरूरी होता है, नहीं तो अस्थमा कंट्रोल नहीं होता है। मैंने कहा अस्थमा पूरी तरह से काबू, नियंत्रण में आने वाली बीमारी है, ये ठीक नहीं होती है। बच्चों में जरूर कुछ बच्चे 12 साल की उम्र आते आते अस्थमा उनका ठीक हो जाता है, लेकिन वो भी डॉक्टर डिक्लेयर करेगा कि अब है कि नहीं। आप अपनी तरफ से मत सोचिएगा। कई बार लोग कहते हैं कि साहब साल भर तो सांस फूलती नहीं, मेरी तो केवल अप्रैल मई में फूलती है, तो अस्थमा कहाँ से हो गया? साल भर सांस फूलनी चाहिए। तो दोस्तों, जब तक सांस की नलियाँ आधे से ज़्यादा नहीं सिकुड़ जाती हैं तब तक सांस आपको नहीं फूलती है। अस्थमा की सांस की नलियों में सूजन है और मान लीजिए 10%, 20% वो सिकुड़ी हुई हैं, तो आपकी सांस थोड़ी फूलेगी। हाँ, आपकी सांस कब फूलेगी? अगर आप पीटी उषा, सानिया मिर्जा, सौरभ गांगुली या राहुल द्रविड़ या विराट कोहली है तो आपकी सांस फूलेगी जब आप चौके चौके लगाएंगे, क्रिकेट के मैदान में दौड़ेंगे। तो ऐसा तो आप कुछ करते नहीं, आप तो दिन भर लैपटॉप, कंप्यूटर और व्हाट्सएप और फेसबुक इस पर बैठे हुए हैं, तो सांस कहाँ से आपकी फूलेगी?
तो 20% 30% तक अगर सांस की नलियां सिकुड़ी हुई हैं तो सांस नहीं फूलती है, लेकिन बीमारी तो अंदर है। ये समझ में आती है कैसे? जब आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो पकड़ी जाती है, या डॉक्टर आला लगाता है तो पकड़ी जाती है। तो इसलिए आप इस दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको अस्थमा नहीं है, साल में थोड़ी बहुत सांस फूल जाती है, वो तो सबको फूल जाती है, ये सब दिमाग, ये सब कुतर्क है। तो दोस्तों ये रहा हमारा उपचार। अब आप हम कहेंगे कि उपचार इनहेलर के अलावा और क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर की सलाह से अगर नाक की एलर्जी है तो उसका उपचार होना चाहिए, साइनोसाइटिस का इलाज होना चाहिए। अगर ओबेज हैं, आप मोटे हैं, खर्राटे आते हैं तो उसका इलाज होना चाहिए। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की प्रॉब्लम है, तो उसका भी उपचार होना चाहिए। अच्छा, इनहेलर सुरक्षित है, प्रेगनेंसी में भी इनहेलर सुरक्षित है, छोटे से छोटे बच्चे में भी। इसलिए बच्चा, बूढ़ा, जवान, गर्भवती महिला कोई भी इनहेलर ले सकता है, हर स्थिति में सुरक्षित है। फिर अगला चीज आती है उपचार के बाद, उसी में एक प्रश्न आता है कि क्या योगा प्राणायाम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि MBBS MD के अलावा मैंने योगा और नेचुरोपैथी में भी एक डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, और दुनिया की पहली थीसिस अस्थमा पर योग और प्राणायाम की क्या भूमिका होती है वो हमारे निर्देशन में हुई है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, और उसके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं। लेकिन योग प्राणायाम एक एडिशनल चीज है, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ये मुख्य ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए इनहेलर के साथ साथ अगर आप योग प्राणायाम करते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, अस्थमा अच्छा नियंत्रित होगा, अस्थमा अटैक नहीं आएगा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन इनहेलर की कीमत पर नहीं। अब दोस्तों बचाव की बात आती है, कैसे बचें? तो जो ट्रिगर हैं उनसे आपको बचना है। स्ट्रेस नहीं लेनी है, हरी सब्जियां खानी है, फल खाने हैं, थोड़ा योगा प्राणायाम करना है, और आपको अपने जीवन में एक हेल्दी लाइफस्टाइल से जीना है। इसके अतिरिक्त धूल, धुआं, गर्दा कहीं भी है, चाहे बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं, चिमनी का धुआं, भट्टी का धुआं, भट्टे का धुआं, सब धुआं से, गर्दा से बचना है। बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें आप जान नहीं पाते हैं, बहुत डस्ट होती है। जैसे मैंने बताया ना, एक छोटा सा उदाहरण दिया, किराने की दुकान। बहुत सारे किराने की दुकान में लोग काम करते हैं, कहते हैं मैं दुकान पे जाता हूँ, थोड़ी देर बाद खांसी आने लगती है, सांस फूलने लगती है। घर में सफाई आप कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखना पड़ता है। शादीशुदा महिलाओं के लिए तो मैं कहता हूँ कि अगर मायके में सफाई हो रही है दिवाली और ईद की, तो आप ससुराल चली जाइए, ससुराल में हो रही है तो मायके चले जाइए। और जब पेंट की खुशबू घर से निकल जाए, जिस कमरे से पेंट की खुशबू आ रही होगी, अगर आप उसमें सोएंगे रात में, तो आपको पक्का रात में अस्थमा का अटैक पड़ जाएगा। अगर आप बहुत कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, तेज खुशबूदार वाले, आप अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन, पूजा, मच्छरों की ये कछुआ छाप अगरबत्ती, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपकी सांस फूल जाएगी, अस्थमा का अटैक पड़ जाएगा। हवन एक धार्मिक आयोजन है, आप मास्क लगा के या चेहरे पर ढक के रूमाल से या दुपट्टे से आप 2 आहुति दे दीजिए और उसके बाद बाहर निकल जाइए। इसी तरह आप अगरबत्ती, धूप बत्ती, इन सब का प्रयोग मत करिए। कॉस्मेटिक्स का प्रयोग आपको घातक हो सकता है। घर में जैसा मैंने बताया, अगर आप घर में पशु, पक्षी और जानवर पालेंगे तो भी आपको अस्थमा का अटैक हो सकता है। घर में बच्चों के लिए आपने देखा होगा, टेडी बियर लोग बड़े बड़े घर में रखते हैं, सॉफ्ट फर वाले खिलौने रखते हैं, ये सब एलर्जी के कारक हैं और अस्थमा को बढ़ावा देते हैं। घर गंदा है तो साफ रखिए, क्योंकि गंदगी से, सीलन से और जालों से भी अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। बेडशीट अस्थमा के रोगी की रोज बदली जानी चाहिए, उसको नियमित धुलना चाहिए। सोफे के कवर हैं, कारपेट हैं, इन सब की सफाई होनी चाहिए। ये सब है अगर आपके घर में तो वैक्यूम क्लीनर भी रखिए, साफ करिए रोज। पर्दे भी हफ्ते में 1 दिन साफ धुलने को दीजिए। तो और घर को साफ सुथरा रखिए। हाँ दोस्तों, इस समय कूलर चल रहे हैं तो कूलर से भी परेशानी हो सकती है, उसको रोज उसकी धुलाई होना चाहिए, साफ पानी उसमें आना चाहिए। बाहर अगर आप जाते हैं तो जहाँ वायु प्रदूषण है वहाँ अस्थमा का अटैक होने का खतरा ज़्यादा है, तो आप उससे भी बचे रहिए। और दोस्तों, अपने डॉक्टर को बीच बीच में दिखाते रहिए, अपने फेफड़े की कार्यक्षमता की जांच यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते रहिए, और अपना अस्थमा कितना नियंत्रित है। और दोस्तों, बहकावे मत पाइए कि जब तकलीफ होगी तब इनहेलर ले लेंगे, इनहेलर की तो लत पड़ जाती है। ये सब कुछ नहीं है। मेरी नज़र कमज़ोर है, मैंने चश्मा लगा लिया, आपका अस्थमा है, सांस फेफड़ा कमज़ोर है, आप इनहेलर लगा लीजिए। मैं भी खुश, आप भी खुश। नमस्कार।